नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी की जो मोदी सरनेम मामले पर जो केस चल रहा है कहें तो अभी तक, क्योंकि उसकी सज़ा जो हुई है और दोष सिद्धि पर जो रोक लगी है, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और वहां सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और इस फैसले से कांग्रेस खेमे में ज़बरदस्त उत्साह है और कांग्रेस अब आने वाले चुनावों के लिए बड़ी तैयारियों में जुट भी गई है। इंडिया के बाकी दल भी राहुल गांधी के पक्ष में आए फैसले से खुश हैं, लेकिन बीजेपी अपनी बेचैनी किसी भी तरह छिपा नहीं पा रही है। राहुल गांधी का अब संसद तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। सजा मिलने पर अगर वो डिस्क्वालीफाई हुए थे तो सजा खारिज होने पर क्वालिफाई होंगे, ये बिल्कुल साफ गणित है, इसमें कोई गुना भाग नहीं लगेगा। लेकिन बिना गुना भाग और जोड़ घटाव के बीजेपी को राजनीति करना ही नहीं आता। तो अब बीजेपी इस गणित में लग गई है कि कैसे राहुल गांधी को संसद तक पहुंचने में देर करवाई जाए। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, जो घटनाएं हो रही हैं केवल उनका विश्लेषण करें तो कोई भी यही कहेगा कि ये राहुल गांधी को रोकने की तैयारी है। आपको याद दिला दूं कि सजा मिलने के 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया था, लेकिन सजा रद्द होने के 24 घंटे के बाद भी बीजेपी चिट्ठी चिट्ठी का खेल खेल रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संपर्क किया, उन्हें चिट्ठी लिखी। इस बारे में अधीर रंजन चौधरी ने यह बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। लोकसभा सचिवालय को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि शुक्रवार को उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से फोन पर बातचीत की। स्पीकर ने कहा कि वो अपने कल यानी कि जो आज शनिवार है, शनिवार को बात करेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा है कि मैंने लोकसभा सचिवालय को आज फोन किया और उन्होंने कहा कि कार्यालय आज बंद है। इसके बाद मैंने अधिकारियों से पूछा कि क्या मुझे इसे आज उनके पास दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा कि वो दस्तावेज लोकसभा अध्यक्ष के पास जमा करें और आज छुट्टी है। तो ये तमाम बातें ज़रा उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। ये बहुत मज़ेदार तथ्य यहाँ पे जो उभर के आ रहा है, कैसे राहुल गांधी को रोकने की कोशिश हो रही है। लोकसभा ये जो सेशन चल रहा है, मानसून सेशन, उसमें राहुल गांधी आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि 11 तारीख तक 11 अगस्त तक ये सेशन चलना है और उससे पहले यहाँ कल जब राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई गई है उसके बाद से 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी ढंग का कोई फैसला नजर नहीं आ रहा है। और इसी पर लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। कि जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, आपको पास वहां सौंपना चाहते हैं, हमारा चिट्ठी भी आपको देना चाहते हैं, तो आप मुझे इजाजत दे कि आपको घर जाए। तो स्पीकर साहब ने मुझे सलाह दिए थे कि आज नहीं, मैं कल आपसे बात करेंगे, कल आप मुझे फोन करो। मैं स्पीकर साहब की सलाह के मुताबिक आज सुबह जब स्पीकर साहब को फोन पे बात किए थे तो स्पीकर साहब ने मुझे ये नसीहत दी कि आप सेक्रेटरी जनरल से बात करके उनकी दफ्तर में ही ये सारे कागजात सौंप दीजिए। मैं सेक्रेटरी जनरल को फोन की। सेक्रेटरी जनरल की तर्क ये है कि आज तो मेरा दफ्तर बंद है, तो मैंने कहा कि ये चिट्ठी मैं आपको दूं या स्पीकर साहब को? तो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि स्पीकर साहब को ही दे दीजिए और स्पीकर साहब की दफ्तर होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, कम से कम रिसीव तो करा लो। तो कहते कि छुट्टी का दिन है। मैं छुट्टी का दिन है तो क्या है, वही अगर इमरजेंसी कामकाज की सवाल पैदा होते तो सदन में चिट्ठी रिसीव करने का तो जरूर व्यवस्था होना चाहिए। कहते कि हाँ वो व्यवस्था है, डाक व्यवस्था है, आप डाक में किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, मैं डाक को कह देते हैं कि आपको चिट्ठी रिसीव करने के लिए। तो उसी के तहत मैं डाक वाले के पास भेज दिया। अंडर सेक्रेटरी थे सदन में, उन्होंने हमारा जो चिट्ठी उसमें
सिग्नेचर तो करी, लेकिन वो सील छप्पा कुछ नहीं दी। तो मैं एक की बाद एक आप लोगों को सारे हमारे जो पास कागजात है सारे दिखाते रहूंगा। हमारा सदन चले और सदन में राहुल गांधी जी वापस आए। जब राहुल गांधी जी कोर्ट से जब राहुल गांधी जी को राहत मिल चुके हैं, तब किसी वजह से उनके लिए सदन में आने में कोई दिक्कत ना हो, यही हमारा गुजारिश कहिए, दरखास्त कहिए स्पीकर साहब और दफ्तर पे है, उन दफ्तर से है। तो ये आप सुन रहे थे अधीर रंजन चौधरी को, और इससे साफ समझा जा सकता है कि किस तरह बीजेपी राहुल गांधी को संसद तक पहुंचने पर फिर रोड़े अटका रही है। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है, ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। राहुल गांधी को संसद से बाहर करने पर भी बीजेपी की, मोदी जी की, दोनों की किरकिरी हुई थी, और अब उन्हें संसद पहुंचने से रोकेगी बीजेपी अगर, तो फिर ये दांव भी शायद उल्टा पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी के समर्थक भी अब डरो मत के नारे को छुट्टी क्या कहें, ये बिल्कुल उस हिसाब से डरो मत के नारे को आगे बढ़ा रहे हैं उनके समर्थक, जैसे पिछले दिनों आपने देखा उन तमाम पहलुओं पे जब राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे थे, यानी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, और इसको उनके समर्थक अच्छी तरह से समझते हैं कि यहाँ डर करके काम नहीं चलने वाला। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी को संसद में आने से रोककर भी बीजेपी जनता का कितना भरोसा हासिल कर पाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि राहुल गांधी बड़ी तेजी से जनता के बीच अपना कद बढ़ा चुके हैं, और अब उनका हाथ थामने के लिए विपक्ष के बाकी नेता किस तरह आगे आ रहे हैं, इसकी एक मिसाल कल तब सामने आई जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में मोदी को मात देने के बाद सीधे लालू जी से मिलने पहुंच गए। जी हां, लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि उनके पास आएं, और इन दोनों की मुलाकात हो गई, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की। राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात के बाद इतनी ही बात नहीं हुई, बल्कि इन दोनों के बीच हाथ मिलाना, गले मिलना, ये सब हुआ, और सारी तस्वीरें जो हैं वो बाहर आई हैं, और तमाम संभावनाएं यहाँ इंडिया की दिखाई दे रही हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ मुलाकात के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के कुछ और नेता भी मौजूद रहे। सबने खाना खाया, और बताया जा रहा है कि इसमें ठेठ बिहारी नॉनवेज डिश भी परोसी गई थी। वैसे अभी चंपारण मटन नाम की शॉर्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो चुकी है और सेमीफाइनल में पहुंच गई है, और चंपारण मटन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रही है, और यहां लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के साथ देश की राजनीति में नए पकवान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के लिट्टी चोखा और सत्तू को खूब भुनाया जा चुका है, लेकिन अब नए स्वाद की पहचान कराई जा रही है, और देश भी जल्द ही सियासत में नए स्वाद और नई रेसिपी देखेगा। पटना और बेंगलुरु के बाद अब मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया की बैठक होना तय हो चुका है, और यहां कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। इंडिया के संयोजक से लेकर के सीटों के बंटवारे तक सब पर चर्चा होगी, और इसके बाद कई और बैठकें होने की तैयारी की जाएगी। यानी इंडिया ने एनडीए को पटखनी देने के लिए कमर कस ली है, और इधर कांग्रेस ने भी अपनी आंच तेज कर दी है ताकि नए पकवान पकाए जा सकें। और इस नए पकवान में नई रेसिपी जो है वो चंपारण मटन है, और शेफ कौन है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं, और सीखने वाले कौन हैं तो वो राहुल गांधी हैं। तो क्या इसके कुछ और भी मायने हैं? क्या एक नई तैयारी चल रही है अंदर खाने कांग्रेस की? लेकिन उससे पहले एक जो तैयारी वो आपने सुन ली अधीर रंजन चौधरी की, वो तत्काल उस तैयारी को करना जरूरी है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जल्दी से जल्दी, यानी आने वाले परसों जो सोमवार है उस दिन राहुल गांधी सदन में हो, और 8 तारीख यानी उसके ठीक एक दिन बाद मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कांग्रेस चाहती है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के वक्त राहुल गांधी सदन में रहें, लोकसभा में रहें, और वो भाषण दें। लेकिन क्या बीजेपी उन्हें रोकना चाहती है? एक बड़ा सवाल है। क्यों आखिर लोकसभा अध्यक्ष से लेकर के तमाम जो इस पूरे पहलू पे, जिस पर जो इस बीच में जिनके जरिए ये चिट्ठी आगे गुजर करके एक दस्तावेज में तैयार हो करके और
राहुल गांधी को संसद तक आने का रास्ता जो है वो साफ करेगा, क्या वो कहीं ना कहीं उसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है? तो सवाल बहुत हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले कल जब राहुल गांधी को एक राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से, तो इसके बाद कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी भी पहुंचे थे। राहुल गांधी ने बड़ी ही सधी और नपे तुले शब्दों में अपनी बात कही। जरा सुन लेते हैं एक बार फिर से। कल राहुल गांधी ने 5 लाइन में अपनी बात रखी थी, सिर्फ 5 लाइन में। लोग कहते हैं ना कि 2 शब्द बोलिए, तो ये 2 शब्द ही बोल करके आए थे, लेकिन इन 2 शब्द में कितनी गहराई है जरा सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बस ये 5 सेंटेंस राहुल गांधी का, लेकिन यहाँ पर कि आगे क्या कुछ करना है उसके बारे में मेरे मन में क्लैरिटी है। राहुल गांधी बिल्कुल क्लियर हैं कि उन्हें करना क्या है। तो दोस्तों आइए, लेकिन उसके बाद इस प्रेस मीट के बाद राहुल गांधी शाम को जब स्वाद चखने के लिए लालू प्रसाद यादव के यहाँ पहुँचे, तो वहाँ जो कुछ हुआ उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आइए दोस्तों, आज चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कांग्रेस अगले चुनाव में देश को लोकतंत्र का स्वाद याद दिला पाएगी। लोकतंत्र को बचाने के लेकर के जो बातें बहुत सारी होती हैं, उसका स्वाद फिर से याद दिलाना बड़ी बात है और एक बड़ा काम है। पिछले 9 साल में इस बात को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं और इसके इर्द गिर्द क्या तैयारी कांग्रेस की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी तैयारी में कांग्रेस है, हम लिख रहे हैं। कैसी बड़ी तैयारी है, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका आइए परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जरा स्क्रीन पर ले, हाँ, हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए, श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं विजय शंकर सिंह जी, उनका स्वागत करता हूं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सीधा आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, अभी आप सुन रहे थे अधीर रंजन चौधरी साहब जो बात कह रहे थे, कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है, हालांकि हो सकता है कि हम लोग ही गलत हों। आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे को राहुल गांधी की सदन में वापसी हो जाए, हो सकता है हम गलत हों, हो सकता है अधीर रंजन चौधरी गलत हों, लेकिन जो बातें आ रही हैं, जो इन्हीं राहुल गांधी को लेकर के जो बातें पहले हुई हैं, राहुल गांधी को सजा होती है 2 साल की, 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सांसदी चली जाती है और तुरंत एक लेटर चला जाता है कि आप 1 महीने के अंदर बंगला खाली कर दीजिए, और राहुल गांधी को 1 महीने के अंदर बंगला खाली करना पड़ता है जिसमें रहते हैं 12 तुगलक लेन। हालांकि कहा यही जा रहा है कि अभी तक 12 तुगलक लेन जो है वो किसी और को अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन अब कल से लेकर आज तक बहुत कुछ हो चुका है। राहुल गांधी की सांसदी पर अभी भी एक सवाल या निशान है। सवाल है कि सोमवार को राहुल गांधी वापस आएंगे या नहीं, मंगलवार को राहुल गांधी वापस आएंगे या नहीं। कांग्रेस की तरफ से ये बातें भी आ रही हैं कि कांग्रेस प्लान बी भी तैयार कर रही है कि अगर सोमवार को राहुल गांधी की वापसी पर कोई फैसला नहीं होता है तो मंगलवार को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कैसे देखते हैं? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी, नरेंद्र मोदी और पूरा जो दक्षिणपंथी तंत्र है उसकी अपनी मानसिकता क्या है, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राहुल गांधी को पार्लियामेंट में वापस आसानी से आने देंगे या नहीं। सूरत के सत्र न्यायालय के आदेश के बाद जितनी तत्परता के साथ राहुल गांधी की सदस्यता को खारिज किया गया, ये शायद ऐतिहासिक होगा।
श्रवण गर्ग जैसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं, वो बेहतर बताएंगे, ज्यादा अनुभव है उनको, कि क्या इस तरह का कभी दूसरा उदाहरण देखने में आया। फिर जिस तरीके से राहुल गांधी के घर को खाली कराया गया, और राहुल गांधी कोई सामान्य सांसद नहीं है, हालांकि बीजेपी लगातार उसको कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जिस विरासत से आते हैं और जो खोया है उन्होंने, इसका जिक्र हम लोग कई बार कर चुके। जी। सिक्योरिटी को लेकर के जो चिंताएं हैं पूरे देश को राहुल गांधी को लेकर के, ये सारे मसले हैं, बावजूद इसके आनन फानन में उनका मकान भी खाली करवा दिया जाता है, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के तमाम ऐसे सांसद अभी मौजूद हैं जो पार्लियामेंट में नहीं है और उनके पास आवास हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी को लेकर के डर कितना है। जी। अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो राहुल गांधी क्या खामोश होंगे, बल्कि अब तो इस बार, कल जो मैं कह रहा था कि टाइगर इज बैक, राहुल गांधी जिन मुद्दों पर लगातार खड़े रहे हैं उन पर वो फिर से बात करेंगे, उन सवालों को पूछेंगे जो इस देश के बुनियादी सवाल हैं। बेरोजगारी, चरम महंगाई, 300 रुपए तक पहुंच रहा है टमाटर का भाव, जी। अदरक का भाव, मिर्च का भाव, वहां तक पहुंचा दिया है इस सरकार ने। और अब वो स्मृति ईरानी नहीं दिखाई पड़ती, या जो भाजपा का पूरा तंत्र अब नहीं दिखाई पड़ता जो कभी इसके बारे में एक सवाल भी, एक ट्वीट भी करे। और वहां से लेकर के अडानी पर सवाल, ढहते हुए लोकतंत्र पर सवाल, पत्रकारिता के स्तर पर सवाल, ये जो तमाम सवाल है वो राहुल गांधी फिर से करेंगे। और जो मोदी की सो कॉल्ड जो बादशाहत है उसके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से राहुल गांधी को पार्लियामेंट में वेलकम किया जाएगा। अभी उनके लिए और ज्यादा वो कांटे बिछाए जाएंगे और उनको परेशानियों में डाला जाएगा। ये क्या था? ये मानसिक उत्पीड़न है। सुप्रीम कोर्ट ने वो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जो वहां पर तर्क दिए गए उससे जाहिर हो गया कि असल में खेल क्या चल रहा था। वो जो आए थे केस दायर करने वाले, उनका सरनेम ही मोदी नहीं था, और मोदी सरनेम तो तमाम लोगों के होते हैं। उसमें कुछ ईसाई भी हो सकते हैं, कुछ यहूदी भी हो सकते हैं, कुछ उसमें पिछड़े भी हो सकते हैं, कुछ सामान्य भी हो सकते हैं। तो ये किसी जाति विशेष का नहीं है। बावजूद इसके जो राहुल गांधी के साथ हुआ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है और इसलिए इतने आसानी से न उनकी सदस्यता बहाल होने वाली है और न ही उनको आवास मिलने वाला है। जी जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आप किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं? अधीर रंजन चौधरी की बात अभी आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं बहुत यहाँ एक गंभीर बात वो कह रहे हैं, और गंभीर बात इस हिसाब से भी है कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के कल पर्सनली जाकर के मिले सदन में, जैसे ही उनकी सांसदी, जैसे ही उनको सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सज़ा पर जो स्टे है, जो यह अर्जी थी, उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और उस पर जो फैसला सुनाया राहुल गांधी के पक्ष में, उसके बाद सीधा पहुंचे अधीर रंजन चौधरी। चूंकि लोकसभा में नेता विपक्ष हैं वो, और इस हिसाब से भी पहुंचे थे। लेकिन वहां से लेकर के आज तक की कहानी, ये क्या कुछ आपके नज़रिए से बयां करती है? आपको भी लगता है क्या कि राहुल गांधी को सदन में, खासकर मॉनसून सेशन में न पहुंचे इस सत्र में राहुल गांधी, इसकी पुरजोर कोशिश होगी? जी राजीव जी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और इसका उत्तर हाँ में मिले ये लोकतंत्र के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन सवालिया निशान इसलिए उठ रहे हैं कि जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं वो घटनाएं सिर्फ और सिर्फ इसलिए घटी हैं कि राहुल गांधी संसद में बोल न पाए। जो भी मानहानि का भी केस खड़ा हुआ, जो कि सोया हुआ केस था, उसको विशेष परिस्थितियों में जगाया गया
तो वो सारी बातें इसलिए हैं क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में ठान ली कि वो उद्योगपतियों और सरकार के बीच संबंध पर बोलेंगे। वो तस्वीरें दिखलाएंगे कि कैसे अडानी के साथ में नरेंद्र मोदी जी यात्रा कर रहे हैं, कैसे वो मोडानी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, भले ही वो लोकसभा की कार्यवाही से बाहर कर दिए जाएं। तो ये सारी चीज़ें जब राहुल गांधी एडमेंट है कि हम करेंगे और सरकार एडमेंट है कि हम नहीं करने देंगे, तो इन दोनों के बीच ये कोर्ट से जो फैसला आया वो राहुल गांधी को संसद में मौजूद रहने और उनके सांसद के रूप में जो अधिकार हैं उस क्षेत्र की जनता का अधिकार जिन्होंने उन्हें सांसद चुना है, उस अधिकार के लिए जब सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई तो अब राहुल गांधी के लिए संभावना है कि वो संसद में पहुंचे। लेकिन इस संभावना का दरवाजा तोड़ने के लिए अभी कसर बाकी है, क्योंकि सरकार के पास में वो जेबी अधिकार भी है। स्पीकर कब तक फैसला ले ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। तो यथासंभव, हालांकि इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं और मेरे भी ख्याल से स्पीकर इसको टाल सकते नहीं हैं, लेकिन ये सरकार जब गलत करने पर ही आमादा है, बारंबार सुप्रीम कोर्ट भाई निर्देश देता है, फिर भी ईडी का एक्सटेंशन होता रहता है, अंत में रोकना पड़ता है, गलत तो गलत करती जा रही है सरकार। तो ऐसे में एक राजनीतिक रूप से राहुल गांधी के असर को कम करने के लिए जो भी गलत तरीके सरकार अपनाएगी वो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से बैकफायर भी करेगी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में, राहुल गांधी के प्रकरण में ये बात डिबेट में चर्चा में है कि उन्होंने जो कही वो कंटेंट सही था नहीं था, अभी फैसला पूरा आना बाकी है, ये राहत अधूरी है, वगैरह वगैरह से हर तरह की बातें हैं। लेकिन जो मूल बात चर्चा में नहीं आ रही है वो ये कि राहुल गांधी को रोकने के लिए, संसद में नहीं बोलने देने के लिए, राहुल गांधी का अति विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता नीरव मोदी और ललित मोदी के खेमे में चले गए हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो गए हैं, भगोड़ों के साथ बीजेपी खड़ी हो गई है। जब इस हद तक परसेप्शन बनता दिख रहा है और लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी इस रूप में कार्य कर रही है, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि राहुल गांधी को संसद में पहुंचने से रोकने के लिए कोई और बड़ा कदम सरकार उठाए, क्योंकि सरकार आमादा है कि राहुल किसी भी तरीके से क्रोनिक कैपिटलिज्म पर न बोले और उनको बोलने न दिया जाए। जी 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 प्रेम कुमार जी, बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास भी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी को अगर रोकते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया क्या आप देखते हैं? सपोज ये तो रोक तो नहीं पाएंगे, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करना होगा, लेकिन चूंकि मानसून सत्र अभी चल रहा है और कांग्रेस चाहती है कि इस मानसून सत्र में राहुल गांधी जल्दी से जल्दी पहुंचें, लेकिन यहाँ सरकार का जो रवैया है, गुना भाग जोड़ घटाव, वो सब कुछ को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक शंका का यहाँ जो काले बादल जो हैं वो दिखाई देते हैं। वो इसलिए क्योंकि अधीर रंजन चौधरी वीडियो जारी करके ये बात कह रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, अभी आप सुन भी रहे थे कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। ओम बिरला साहब से वो बात करते हैं, पहले मिलते हैं, फिर टेलीफोन पे बात करते हैं, चिट्ठी को लेकर के जो कुछ होता है वहाँ से लेकर के और आप सचिवालय तक देख लीजिए, लोकसभा सचिवालय तक जो बातें आती हैं सब कुछ वो कह रहे थे। कैसे देखा जाए और इसकी प्रतिक्रिया कैसे देखते? क्योंकि देखिए ये तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर कल की है जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है और उसके बाद कैसे इकट्ठा होते हैं लोग 24 अकबर रोड पे। राजीव जी देखिए, अभी तो ये हुआ है कि लोग ये समझने लग गए हैं कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ था। अगर ये सोचा जाए कि सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के पास क्यों गए मिलने, तो लालू प्रसाद यादव भी राहुल की ही तरह अन्याय के सामने वो झुके नहीं और दोनों पर अन्याय हुआ है। इसलिए ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारी राजनीति का। आप देखिए लालू पर भी अन्याय हुआ और राहुल की तरह ही अन्याय हुआ और राहुल की तरह ये भी नहीं झुके। तो ये जो बात है, ये प्रतिक्रिया जो है वो बड़े दूर तक जाएगी। इसमें निश्चित रूप से लोकप्रियता और बढ़ेगी राहुल गांधी की।
और इसका बहुत ही वाइड स्प्रेड रिएक्शन हो सकता है अगर उसको संसद में घुसने न दिया जाए। राजू जी, आपको याद होगा कल भी मैंने कहा था कि 8-9 तारीख को अगर अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा कैसे न कर सके राहुल गांधी, इसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। और अगर जरूरत पड़ी तो कहीं ऐसा भी ना हो कि उसके पहले ही पता नहीं ये संभव है या नहीं है, हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मुमकिन में ऐसा नहीं, मोदी है तो सब कुछ खराब से खराब चीजें भी मुमकिन है। और तमाम तरह की असंसदीय परंपराएं जो है उसको शुरू करने का श्रेय जो है लगातार ले रहे हैं मोदी जी। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें क्या किया जाएगा। अब इसमें देखिए कि ओम बिरला जी का संकट ये है कि चिट्ठी ले लें तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है, और चिट्ठी न लेते हैं तो भी बड़ी मुश्किल है। अब एक और मजेदार बात यह हुई है, अब देख रहे हैं कि ओम बिरला जी क्या करते हैं। इटावा के सांसद हैं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया। आज से 12 साल पहले उन्होंने आगरा के एक साकेत नाम के मॉल में एक मारपीट की थी, किसी दुकान में मिलकर तोड़फोड़ की थी, और आज उसका फैसला आया है, उसको भी जो है 2 साल से अधिक की सजा हो गई है, उनकी भी सदस्यता जा सकती है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब देखना यह है कि ओम बिरला क्या क्या निर्णय लेते हैं, इसको लेके फंस गए हैं वो। अगर राहुल गांधी के मामले में इस तरीके से किया गया है तो उनको अब कठेरिया के खिलाफ भी लेना चाहिए निर्णय, उनकी सांसदी लेनी चाहिए और तत्काल उनका भी बंगला खाली करना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो सबके सामने बात जाएगी कि हालांकि लोग जानते हैं, इस बात को समझ चुके हैं कि इस शासन में 2 तरह के कानून होते हैं। एक कानून है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए और दूसरा कानून होता है विरोधियों के लिए। तो सीधी सीधी सी बात है कि अब जो है आप जितना भी कसेंगे राहुल गांधी को, राहुल गांधी उतना ही विस्तृत और मुक्त होते जाएंगे। आप अगर ठीक है तो देख लिया आपने 3 महीने 3.5 महीने उनको संसद से बाहर रख के क्या फर्क पड़ा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। संसद के अंदर कुछ नहीं हुआ, बल्कि राहुल गांधी जो है वो और जनता के बीच घुलते मिलते गए हैं। लोग अब समझने लग गए इस बात को, राहुल गांधी को संसद के अंदर नहीं आने दिया जाता तो इसका खामियाजा जो है, नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। और इस मुद्दे को अब इसके साथ भी एग्जामिन करना होगा, कठेरिया वाला जो मैंने मामला बताया है उसको लेके क्या एक्शन लिया जाता है। तो ये राजीव जी, इस समय मुझे लगता है कि ओम बिरला भी फंसे हुए हैं, पूरी सरकार फंसी हुई है, और राहुल गांधी का 7 तारीख को अगर आगमन हो जाता है तो आप जान लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में तूफान खड़ा हो जाएगा। अगर उनको नहीं आने दिया जाता तो शायद झंझावात खड़ा हो जाएगा, और बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। राजीव जी, दोनों तरफ से तूफान खड़ा होगा। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहता हूं। कल से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें जो हैं, एक तो सबसे बड़ा तूफान ये है कि कई लोगों के चेहरे खुश हो गए, कई लोगों के चेहरे मुरझा गए, वो तो हम देख रहे हैं, सियासत में होता है और ये चलेगा। लेकिन दूसरी चीज़, अब आगे की रणनीति में कांग्रेस पार्टी प्लान ए प्लान बी सब पर काम कर रही है, और साथ साथ इंडिया ने आज घोषणा कर दी, इन लोगों की बैठक थी मुंबई में, घोषणा कर दी कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में 2 दिन की बैठक होगी, और उस बैठक में बहुत सारी चीज़ों पर, आगे की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कल शाम को लालू प्रसाद यादव से चंपारण मटन की रेसिपी सीखने पहुंचे राहुल गांधी, वो भी काफ़ी चर्चा में है। और चंपारण मटन फिल्म, शॉर्ट फिल्म, वो भी चर्चा में भी है, उसका जिक्र पहले कर चुका हूं। तो ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात होते हुए राहुल गांधी की वापसी तक क्या कुछ आप देखते हैं? वापसी मतलब सदन में वापसी तक, और जिसमें अधीर रंजन चौधरी ने जो अपनी बात रखी है उसको भी जरा लेते हुए क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, मैं चंपारण मटन की रेसिपी तो उस पर बात नहीं करूंगा, मैं चंपारण सत्याग्रह की बात जरूर कर सकता हूं। और चंपारण सत्याग्रह भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, और मुझे अगर ठीक से ध्यान हो तो अभी कुछ साल पहले ही उसकी शताब्दी पूरी हुई है, शायद 2017 में। जी। वो एक अद्भुत प्रयोग था, वो गुलामी से भारतीय नागरिकों की मुक्ति का आंदोलन था, और गांधी जी ने अपने आप को झोंक दिया था, और पूरे बिहार ने उसमें भागीदारी की थी।
राहुल गांधी हो सकता है कि उस चंपारण के सत्याग्रह को, चंपारण की आत्मा को रिवाइव करने लालू प्रसाद यादव के पास गए हों, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अब प्रतीक हैं। 1974 में भी वो बिहार छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, और जो क्रांति हुई थी 1974 में, उसकी अगुवाई भी लालू प्रसाद यादव कर रहे थे। तो इसलिए लालू प्रसाद यादव बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं इस समय, और राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच में जो केमिस्ट्री है, वो एक आंदोलन के नेता और एक आंदोलनकारी के बीच की केमिस्ट्री है। राहुल आंदोलनकारी हैं और लालू प्रसाद यादव जयप्रकाश नारायण की भूमिका में है। यह एक बड़ी घटना है। देखिए, मैं आपके मूल प्रश्न पर आता हूं। मैं कल भी आप लोगों का डिस्कशन देख रहा था और सुना मैंने कुछ चीज़ों को, रविकांत जी को भी सुना और पाचपोर जी को भी सुना था, और हमारे शकील साहब को भी सुना था मैंने। और उनसे आपने पूछा था कि आपने मिठाई खाई कि नहीं वहां, तो उन्होंने कहा कि मिठाई खाने का टाइम नहीं मिला। मैं जो 2-3 चीजें देखता हूं वो बता रहा हूं, मैं कोई निष्कर्ष नहीं बता रहा हूं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को फेस करने से डर रहे हैं या घबरा रहे हैं या संकोच कर रहे हैं पार्लियामेंट में। मैंने तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता, उस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना नहीं होता, तो हो सकता है कि राहुल गांधी का प्रवेश लोकसभा में हो जाता। वो शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जब प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर, क्योंकि राहुल गांधी मणिपुर होकर आए हैं, मणिपुर की तकलीफ को राहुल गांधी से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। तो वो क्या कहेंगे राहुल गांधी की उपस्थिति में मणिपुर के बारे में। हालांकि एक सर्वदलीय डेलीगेशन भी होकर आया है और अधीर रंजन भी उसमें थे, पर यह एक ऐसा क्षण होगा कि वो राहुल गांधी को उपस्थित रहना चाहिए कि नहीं, ये थोड़ा सा दुविधा का विषय हो सकता है जी। तो 3 चीजें जो मैं सोचता हूं वो हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी का प्रवेश तो हो, पर वो प्रधानमंत्री बोल लें उसके बाद हो, 11 तारीख को हो, जो आखिरी दिन हो। आप एक चीज तो बता ही रहे हैं कि सोमवार को भी हो सकता है, प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग। जो मेरे सोच में जो है चीजें बता रहा हूं जी। दूसरा यह है कि इस सेशन में हो ही नहीं, उनका प्रवेश अब हो विंटर सेशन में, अगर हो तो मानसून सेशन और विंटर सेशन के बीच में अमित मालवीय का ट्वीट कारगर साबित हो जाए। अमित मालवीय का ट्वीट यह है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कल का ट्वीट है जी। उनका ट्वीट ये कहता है कि बताया है कि राहुल गांधी के खिलाफ कितने मुकदमे हैं। उसमें बताया गया है कि किस तरह के सीरियस मुकदमा भी है सावरकर की अवमानना का। हो सकता है कि कुछ नया खेल कर दें। आपने कहा कि बताया कि राहुल गांधी अपने लोगों से कह रहे हैं कि डरो मत।
राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहिए कि डरो मत। वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं कह रहे कि डरो मत। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कि आप लोग मुझसे क्यों डर रहे हो। वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि बीजेपी से मत डरो। वो प्रधानमंत्री से नहीं कह रहे हैं कि आप मुझसे मत डरो, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तो मुद्दा यह है कि कांग्रेस के सामने ऑप्शंस क्या है। इन्होंने बताया पाचपोर जी ने, आपने बताया, इन्होंने अधीर रंजन जी ने पूरा घटनाक्रम बताया। उन्होंने स्पीकर को फोन किया, मिलने का कहा, स्पीकर ने कहा शनिवार को फोन करिए। शनिवार को किया तो मिलने का मांगा तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल से बात करिए। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आज तो बंद है दुकान, ऑफिस। और फिर वो अंडर सेक्रेटरी एक एक्सेप्ट करता है, उसमें भी सील नहीं लगती है। तो ये कोई जरूरत ही नहीं है, ये इन तमाम चीजों की होना भी नहीं चाहिए। हम अगर एक डेमोक्रेसी में हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें हो जाना चाहिए। इन्होंने कहा, पाचपोर जी ने कथेरिया का कहा, इटावा के एमपी हैं, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में स्टेट मिनिस्टर थे। 2011 का किस्सा है जब टोल पर उन्होंने वो फायरिंग हवा में हुई और तमाम किस्से हुए और उनको कन्विक्शन हुआ 2 साल का, तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। पर चूंकि सेक्रेटरीट बंद है, आज छुट्टी है, राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन, जब वो सजा हुई तब सेक्रेटरीट चालू था और स्पीकर साहब भी काम कर रहे थे। जब बंगला खाली करवाया गया तब भी सब चीजें खुली हुई थी। हम एक बंद डेमोक्रेसी में डील कर रहे हैं राजीव जी। बंद डेमोक्रेसी का मतलब है इसमें सब चीजें बंद होती हैं, इसमें ऑफिस भी बंद होता है और सोच भी बंद होता है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी क्या गेन कर रही है इसमें। अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रतिष्ठा की चिंता हो कि नागरिकों के बीच इसका क्या संदेश जा रहा है, तो वो पहली फुर्सत में, पहले क्षण पर राहुल गांधी को आमंत्रित करें और कहें कि आप आइए। उनको चिंता नहीं है, देखिए आप क्या सोचते हैं, देश क्या सोचता है, इसकी चिंता नहीं है। और ये जो सारे लक्षण हैं, ये देश में जब डेमोक्रेसी खत्म होने लगती है, कमजोर होने लगती है, तब इस तरह की चीजें होती हैं। 539 सदस्यों की लोकसभा में बीजेपी के 116 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, जो कि कुल संख्या का 39% है। आपको याद होना चाहिए और पूरे देश को याद होना चाहिए, मैं आपका अगले दौर में याद दिलाऊंगा कि राहुल गांधी का इस पर क्या स्टैंड रहा है। राहुल गांधी की नैतिकता के बारे में और प्रधानमंत्री के स्टैंड के बारे में, राहुल गांधी के स्टैंड में कंसिस्टेंसी और नरेंद्र मोदी जी के स्टैंड में कंसिस्टेंसी दोनों किस तरह की है, भ्रष्टाचार को लेकर या अपराधों को लेकर या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की विधायिकाओं में भागीदारी को लेकर,
जब आपसे दूसरी बार बात करूंगा तब मैं उस पर चर्चा करूंगा। जी जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और बहुत गंभीर बातें दोस्तों यहाँ हो रही हैं, और उसमें भी राहुल गांधी की सज़ा को लेकर के तो बहुत सारी बातें होती रही कल से लेकर के आज तक। और इनफैक्ट परसों से 2 तारीख से जब हलफनामा राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और इसके बाद 4 तारीख को पल पल की रिपोर्ट आप लोगों तक हमने पहुंचाई, और आज 5 तारीख, और कल से लेकर आज तक राहुल गांधी के चाहने वाले जो लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जल्दी से जल्दी संसद में पहुँचें, और सोमवार को संसद के मानसून सत्र का फिर से वो आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन आगे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी, और उसमें उसके अगले ही दिन यानी मंगलवार को जो पहले से कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई की तरफ से, उस पर चर्चा होगी। 2 दिन का समय दिया गया है। कांग्रेस चाहती है कि 8 तारीख से पहले राहुल गांधी संसद में वापस आ जाएं, राहुल गांधी की सांसदी वापस आ जाए। लेकिन उससे पहले ये दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जो बातें यहाँ कह रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ साथ आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या है, तैयारी क्या है, ये भी जैसे जैसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वो भी हम आप तक लाएंगे। थोड़ी थोड़ी बातें हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों के जरिए आप सुन ही रहे हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास, कैसे आप देखते हैं राहुल गांधी अगर वापस नहीं आते हैं? हालांकि एक चीज और याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला में ये लिखा है कि मैक्सिमम सजा देने के कारण न सिर्फ इसका प्रभाव इस इंसान पे जो सजा जिसको सजा मिली है उस पर पड़ रहा है, बल्कि इसके वोटर्स पे भी पड़ रहा है। यानी इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं वोटर्स पे भी पड़ रहा है, क्योंकि उनको हम रोक रहे हैं अपने नेता से। नेता चूंकि वो कल को कन्विक्ट होकर के अगर जेल चले जाते हैं तो उस पर भी, तो ये एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। और ऐसे में तो सीधा एक डायरेक्टिव के रूप में भी ये देखा जा सकता है, लिया जा सकता है। जब आऊँगा विजय शंकर सिंह जी के पास आपके बाद तो और इसको अच्छे से बताएंगे कि इस डायरेक्टिव पे भी शायद गौर फरमाना चाहिए संसद को भी, बीजेपी को भी और कानून के जानकारों को भी। लेकिन अभी जो कुछ देख रहे हैं उसमें आपका नजर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए राजीव, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर वो धक्कर्म करेगी जो उसकी समझ में आएंगे, और हर तरीके से राहुल गांधी को संसद में पहुंचने से रोकने की सारी कोशिशें की जाएंगी। अब उसमें क्या क्या हो सकता है सोमवार की छुट्टी घोषित हो जाए। अभी कल जो है राष्ट्रपति की तरफ से आ जाए कोई अधिसूचना कि सोमवार की छुट्टी है पूरे देश भर में, अचानक अवकाश घोषित हो जाए। अब आओ फिर मंगलवार को, क्योंकि संसद बंद है, मंगलवार को जाना, फिर मंगलवार को नहीं होगा, फिर जाना बुधवार को सुप्रीम कोर्ट, अब वहां से आदेश लेके आना, तब तक प्रधानमंत्री बोल के जा चुके होंगे, और उसी समय संसद भंग हो जाएगी, अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाएगी। शीतकालीन सत्र में मिलेंगे, और शीतकालीन सत्र का तो घोषणा हो जाएगी चुनाव में जा रहे हैं, अब तो हम नहीं हो रहा शीतकालीन सत्र, तो कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी है, चूंकि मोदी है तो मुमकिन है, तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब जहाँ तक सवाल ये कि मान लीजिए कि जो चीजें बन रही है, कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कांग्रेस, और वहां से आदेश आ जाता है कि भाई आप इसको तुरंत लागू कीजिए, तो यहाँ विशेषाधिकार भी फिर आ जाता है संसद का। स्पीकर कह सकते हैं मेरा विशेषाधिकार है, आपका आदेश मैं कब मानूं कब नहीं मानूं। तो इस सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच का एक तनाव का एक नया संवैधानिक मुद्दा खड़ा हो जाएगा। पहले भी कई मुद्दे हो चुके हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट के संसद के बीच में तनाव इस तरीके के हो चुके हैं, तो एक नया तनाव का मुद्दा तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि तनाव के मुद्दे लगातार तैयार किए जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी हर कोशिश करेगी कि इस तरीके से राहुल गांधी को रोका जाए। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव जी, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो सब कुछ कर रही है ये अपना ही नुकसान कर रही है, राहुल गांधी का इसमें कुछ नुकसान नहीं कर रही है। राहुल गांधी को तो हीरो ही बना रही है। अब ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो कि चुनाव जो है मुख्य मुकाबला वो राहुल गांधी और मोदी जी के बीच दिखाया जाए, जहाँ से अमित शाह जो है वो कई बार जो है वो जनमत संग्रह करवा चुके हैं कि मोदी जी और राहुल गांधी में कौन। तो अभी ये अगर इस पे काम किया जा रहा है तो फिर राहुल गांधी को तैयार किया जा रहा है, तो हो सकता है कि इसके पीछे काम चल रहा हो तो राहुल गांधी को तैयार किया जा रहा हो। तो अगर राहुल गांधी को इसके लिए तैयार भी किया जा रहा है तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है।
आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी ज़्यादा भारी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री अकेले सबके ऊपर भारी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर दोनों की तुलना की जाए तो इस समय राहुल गांधी जो वो काफ़ी ज़्यादा उनको भारी है और जनता के बीच उनकी मकबूलियत इस समय ज़्यादा है। तो अब देखना ये है राजीव जी, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पास सदन पैतरे क्या क्या बचेगी। दूसरी बात राजीव जी की असल में भारतीय जनता पार्टी अगर कोई राजनीतिक दल होता तो आप आशाएं कर सकते थे कि वो कुछ जो है वो मानक रखेगा, कुछ जो है वो लोक लज्जा होगी, कुछ लाज होगी, जैसा कि कल रविकांत जी कह रहे थे कि लाज से परे हैं वो लाज से परे। इसी पे लाज पे याद आ गया मुझे कि वो एक हमारे यहाँ कहावत है कि वो न्योता दिया गया तो पूरा परिवार पहुंच गया खाना खाने के लिए। तो जिसने न्योता दिया था उसने कहा कि सब चले आए, लज्जा नहीं आई, तो उनका लज्जा का परोसा बांध के दे दो, लज्जा घर पे है। तो लज्जा उनकी बहन का नाम था, तो लज्जा का परोसा भी बांध के, तो लज्जा जो घर पे है तो उसका लज्जा जो है, तो इसलिए कोई लाज की बात नहीं की जा सकती है इन सब लोगों से। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, तो इस पे सारी चीजें देखनी की होंगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां राजीव जी बन रही है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी खुद जो मुद्दे तैयार कर रही है, और मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि राहुल गांधी के बहाने जो और जो मुद्दे चल रहे हैं जिसमें घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, उनसे ध्यान हटाने की भी कोशिशें हों। लेकिन कुल मिलाकर के नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही है, राहुल गांधी का इसमें कोई नुकसान नहीं है। मुझे लगता है कि तैयारी जो चुनाव की शुरू हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी खुद एक मौका दे रही है इंडिया को कि इंडिया जो है एंटी इंडिया के खिलाफ जो है वो और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। जी जी, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ श्रवण गर्ग साहब बोल रहे थे अमित मालवीय के ट्वीट को लेकर के। उनके ट्वीट को मैं कल भी देखा था, लेकिन अभी जब आप बात कर रहे थे अमलेंदु जी, तब उनके ट्वीट को दोबारा देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो बहुत कुछ है। और उस ट्वीट के साथ आना चाहता हूँ विजय शंकर सिंह जी आपके पास। लिख रहे हैं अमित मालवीय कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, और ये बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी राहुल गांधी के लिए है। उसके बाद जो इंग्लिश में उन्होंने लिखा है उसका हिंदी में ट्रांसलेटेड रूप आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जरा इससे समझ में आ जाएगी बातें। आगे जिस तरफ इशारा कर रहे थे गर्ग साहब, वो बहुत गंभीर इशारा है उनका। कह रहे हैं अमित मालवीय कि राहुल गांधी भले ही इससे बच गए हों, लेकिन कब तक बचेंगे। इससे पहले एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गलत तरीके से एक टिप्पणी के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए उनकी खिंचाई की थी। ये मामला आप याद कीजिए, चौकीदार चोर है वाले मामले पे। वो उसका जिक्र नहीं किया है कल की, हालांकि दलील में ये बात आई थी कल। अच्छा, इसके अलावा राहुल गांधी के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले के मानहानि के मामले भी लंबित हैं, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के परिवार द्वारा दायर श्रद्धेय वीर सावरकर पर कीचड़ उछालने का हाई प्रोफाइल मामला भी शामिल है। नेशनल हेराल्ड केस में घोटाले में राहुल गांधी भी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इनमें से किसी में भी दोषी पाए जाने पर उन्हें फिर से अयोग्य ठहराया जा सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद और जयललिता जैसे दिग्गज नेताओं को दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्यता का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी यहां मुश्किल में हैं, लेकिन फिलहाल संसद कुछ ढिलाई बरत सकती है। ये कह रहे हैं अमित मालवीय। अमित मालवीय का ट्वीट जो है ये बीजेपी का ट्वीट माना जाएगा, और बीजेपी की तरफ से अगर ये वक्तव्य है तो ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। कैसे देखते हैं विजय शंकर सिंह जी? राजीव जी, मैंने अमित मालवीय का ट्वीट देखा है और श्रवण जी ने भी उसका उल्लेख किया। आपने दोबारा उसे हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। उस ट्वीट के अनुसार ये है कि ये कोई आखिरी या पहली जीत नहीं आपकी है, इसके बाद भी आपको ऐसे अवसर आएंगे जब आपको अयोग्य ठहराया जा सकता है। जब हम इस बात पर बात करते हैं कि राहुल गांधी को सदस्यता में वापस आना चाहिए कि नहीं, तो हमें ये पहले सोचना होगा कि उन्हें सदस्यता उनकी गई कैसे थी। जितनी तेजी के साथ उनकी सदस्यता गई थी, जितनी तेजी के साथ उस मुकदमे का हाई कोर्ट के स्टे वेकेट कराने के बाद मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सजा दी, और वो भी अधिकतम सजा दी। सेशन कोर्ट ने उसे बहाल रखा, हाई कोर्ट ने उसमें सावरकर आदि का कुछ उल्लेख करते हुए उसे भी बहाल रखा। 125 पेज का जजमेंट है और इस पर तर्ज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कहीं नहीं ये लिखा हुआ है कि इतनी लंबी सजा क्यों दी गई, अधिकतम सजा क्यों दी गई। तो साफ सी बात है कि ये कोर्ट का ये पूरा जो कार्यक्रम है, जो क्रम है, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का,
इन तीनों से ये साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा इसलिए दे दिया जाना है कि वो संसद से अयोग्य घोषित हो सके। उधर सजा दी जाती है और इधर 24 घंटे के अंदर उनकी अयोग्यता घोषित हो जाती है। क्यों? उसी के ठीक पहले राहुल गांधी का वो मशहूर भाषण संसद में गूंजा था जिसमें उन्होंने अडानी को लेकर सवाल खड़े किए थे, मोदी और अडानी के रिश्तों की फोटो दिखाई थी, तमाम बातें कही थी, और उसी के बाद उसी रात जो है ये भाषण वहां से डिलीट कर दिया गया, कार्रवाई से हटा दिया गया। मुझे तो कभी कभी लगता है कि संसद के दोनों सदनों के स्पीकर साहबान, उपसभापति महोदय और लोकसभा अध्यक्ष किसी एक्सटेन्यूस प्रेशर के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ये एक्सटेन्यूस प्रेशर किसका हो सकता है ये हम सब अनुमान लगा लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक उदाहरण थोड़ा सा देना चाहूंगा। जिस दिन ये भाषण दिया गया अडानी वाला, सबने देखा, लाइव भी देखा, बाद में वो वीडियो भी मौजूद रहा। अब वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सबने देखा और सबने सुना उसको। और रात के समय में 9-10 बजे अचानक सूचना आती है तो डिलीट कर दिया गया। उस भाषण में ऐसा क्या था? भाषण का कुछ अंश आपत्तिजनक हो सकता है, कुछ शब्द असंसदीय हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा भाषण इरेलेवेंट नहीं था। एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के आधार पर भाषण आधारित था। अगर राहुल गांधी उस भाषण में कुछ झूठ बोल रहे थे, कोई असत्य बात कह रहे थे, तो प्रधानमंत्री उसका खंडन कर सकते थे और उनसे अच्छा भाषण देकर उसको बता सकते थे कि नहीं ये गलत है, लेकिन ऐसा न करके चोरी चुपके से उससे डिलीट कर दिया गया। दूसरा, मैं राज्यसभा पे आता हूँ संजय सिंह का सिर्फ ये कहने के लिए कि आप मणिपुर पर चर्चा कराइए, और उधर से पीयूष गोयल साहब जब खड़े होकर कहते हैं ये बहुत गलत बात है, मैं इनके निष्कासन की, निलंबन की प्रस्ताव रखता हूं, और विद इन मिनट बिना ये पूछे कि निलंबन क्यों किया जा रहा है या आपको निलंबित क्यों न कर दिया जाए, यह सवाल बिना पूछे और उनको अपनी सफाई का अवसर दिए बिना उनको हटा दिया गया। तो इस तरह से जिस प्रकार से संसद विधायिका कार्यपालिका के लगभग नियंत्रण के रूप में दिख रही है, ये बात सही भी हो सकती है, बात गलत भी हो सकती है, लेकिन जो घटनाएं घटी हैं उनसे मैं अपना अनुमान लगा रहा हूं। लोग असहमत हो सकते हैं, वो अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में यदि सोमवार को ये कह दिया जाए कि भाई आज स्पीकर के पास कोई और काम है या उनका कोई और एंगेजमेंट है, राजस्थान में चुनाव की तैयारियां चल रही, हो सकता है वो अपने क्षेत्र में चले गए, या फिर मंगलवार को कुछ हो, तो धीरे धीरे करके इसे टाला जा सकता है। और अगर ये टाला जाता है तो इसका असर राहुल गांधी पर नहीं, इसका असर नरेंद्र मोदी के उस छवि पर पड़ेगा जो उन्होंने 56 इंच की बना रखी है और एक ऐसे रेता की बना रखी है जिसका डंका दुनिया भर में गूंजता है। लेकिन मुझे भी कभी कभी ये लगता है कि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि राजनीति की इतनी समझ तो इनको भी है कि जनता के बीच अब ये परसेप्शन बनता जा रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनमें तथ्य है, जो कह रहे हैं उनमें बहुत सी सच्चाई है, और राहुल गांधी की जो कह रहे हैं उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन के पास नहीं है, इसलिए जानबूझकर उनको अंदर आने नहीं दे रहे हैं। अब कल तो रविवार है, परसों सोमवार है, परसों निश्चित रूप से सवेरे जब संसद बैठेगी, और ये कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं है, इसमें किसी लीगल ओपिनियन की जरूरत नहीं है कि अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल से ओपिनियन लिया जाए। एक सजा थी जिस आधार पर आपने इनको संसद से अयोग्य घोषित किया, हाईएस्ट कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसी सजा पर रोक लगा दी, तो जाहिर है ऑटोमेटिकली उसी समय आ जाना चाहिए अंदर। संडे मंडे की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि सरकारी दफ्तर नहीं खुलते हैं जी। त्योहार की छुट्टियों के दिन सरकारी दफ्तर खोलने की जरूरत पड़ती है, संसद भी देर रात तक बैठी है, लेकिन यह सिर्फ एक टरकाने की बात है। इसी में दूसरा सवाल ये कठेरिया साहब आया है, कठेरिया साहब को वो क्या करते हैं, उन्हें हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं, या दोनों ही मामले पेंडिंग डाल देते हैं कि हम दोनों पर विचार करेंगे, तो इसमें उनका ये पर्पज है कठेरिया बने रहेंगे और ये हट जाएंगे। जो भी हो, सोमवार को स्थिति में पता लग सकता है। लेकिन जो आपका ये हेडिंग है कि बड़ी तैयारी में कांग्रेस है, ये जो बड़ी तैयारी में कांग्रेस है यही भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रही है। कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है और इस न्यायिक जीत से और बढ़ा हुआ है। निश्चित रूप से कांग्रेस को जनता के बीच जाने, अपनी बात कहने और विचारधारा के रूप में आगे आने की बात करनी पड़ेगी। चंपारण मटन और चंपारण सत्याग्रह का प्रतीक श्रवण टंडन जी ने दिया, बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से हम चंपारण का जो सत्याग्रह है
उसने अंग्रेजी सरकार के वापसी की नींव डाल दी थी। अब इन्हें तो, ये तो विदेशी शासक है नहीं, ये तो अपने देश के ही हैं, हमारे ही नेता है, हम ही लोगों में से चुने गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को चाहिए कि वह अपनी विचारधारा की लड़ाई आगे करें और जिस वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हैं उसी पृष्ठभूमि से जो सड़क पर उतरे, इन्हें सफलता मिलेगी। एक बात और कह के मैं खत्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस परिवेश से आती है, जिस पृष्ठभूमि से आती है, उस पृष्ठभूमि में लोकतंत्र के प्रति कभी कोई श्रद्धा नहीं रही है, लोकतंत्र के प्रति कभी कोई आस्था नहीं है। लोकतंत्र उनके लिए मजाक का साधन रहा है। ये आप उनका इतिहास देखेंगे तो जान जाएंगे। जी 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 बिल्कुल। और शायद वही जो विचारधारा और जिस पृष्ठभूमि से कांग्रेस आती है और जिस राह पर राहुल गांधी चल रहे हैं, क्या यहीं से एक डर की शुरुआत होती है बीजेपी की? और क्या उसी डर, उसी भय के कारण संसद में अब तक राहुल गांधी के नाम से चिट्ठी शायद जो जारी हो जानी चाहिए थी, वो चिट्ठी सोमवार को भी जारी होगी कि नहीं होगी कि हाँ राहुल गांधी जी आपकी सांसदी वापस आ गई है, आप आ सकते हैं सदन में? ऐसा क्या इसी कारण हो रहा है कि एक डर है कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के प्रति, बीजेपी या बीजेपी सरकार या कहें तो जो पूरा का पूरा तंत्र है उसमें? जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। ये जो डर है, क्या ये डर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक साबित नहीं हो रहा है? जैसे गर्ग साहब कह रहे थे कि सब कुछ बंद, अगर लोकतंत्र भी बंद कर देंगे, अगर तमाम चीजें आप अपने हिसाब से खोलेंगे, अपने हिसाब से बंद रखेंगे, तब तो परिस्थितियां जो हैं एक दिन तो जनता के हाथ में आएंगी ना। और अभी 2-3 चुनाव हमने देख लिए, खासकर हिमाचल प्रदेश का चुनाव और कर्नाटक का चुनाव, तो उसके रिजल्ट सामने हैं। और अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं और मिजोरम को हम किनारे करके चल रहे थे और मिजोरम जो है वो भी अब आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई नहीं देता है। और इन 4 राज्यों में कहीं भी आपकी जीत सुनिश्चित नजर नहीं आती है, बीजेपी के लिए कह रहा हूं। तब फिर ये सब कुछ और आपको बैकफुट पर ले जाते हुए नहीं दिखाई देता, जो घटनाएं अगर आप राहुल गांधी के प्रति कर रहे हैं। मोदी बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व राजनेता है। वो नफा नुकसान को तौलते हैं और इस बात को लेकर के मैं बड़ी तारीफ करता हूं। फिर उनको लोकतंत्र, मर्यादा, मूल्य, सिद्धांत, इस सब की कोई चिंता नहीं रहती। सवाल यह है कि बीजेपी के लिए राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा खतरनाक है या बाहर उनको अदालतों के चक्कर लगाने में उनको फायदा है, इसको भांप रहे हैं वो। ऑब्वियस है कि राहुल गांधी को वो जितना प्रताड़ित करेंगे, राहुल गांधी के प्रति लोगों में ज्यादा संवेदनशीलता पैदा होगी। और पिछले दिनों 1 साल के भीतर जो तब्दीली हुई है वो ये देश पूरा देख रहा है। लेकिन राहुल गांधी अगर पार्लियामेंट पे पहुंचते हैं तो उस भेड़िए की खाल उतर जाएगी जिसने शेर बन करके वो वहां जो खेल कर रहा है। राहुल गांधी वहां उस भेड़िए की खाल को उतार देंगे। इसलिए राहुल गांधी उनके लिए बाहर ठीक है, बाहर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई वो है ना गोदी मीडिया के एंकर, वहां से वो उसको मैनेज कर लेंगे। अब कल की तारीख में सबसे बड़ी जो खबर वो राहुल गांधी के इस केस पर उनको राहत मिलना था जी। लेकिन कितने समय तक ये मीडिया में रहा? ज्ञानवापी सर्वे वाला मसला आया, फिर एक और आ गया और उसके बाद राहुल गांधी को गायब कर दिया गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी क्या करते हैं? इंडिया अलायंस तो है ही, क्या वो नरेंद्र मोदी की इस पूरी जो तानाशाही पूर्ण रवैया है इसको लेकर के सीधे जनता के बीच में जाएंगे? जिसकी सूचना हम लोगों को जो मिल रही है, जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 होना है, यहीं से उस भेड़िए को एक्सपोज किया जा सकता है।
नई मैंड से। और उसके बाद मुझे लगता है कि ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी मुश्किल साबित होंगे। इसलिए ये सारा खेल चल रहा है, ये पूरी साजिश। हम लोग बिल्कुल प्रारंभ से ही इस बात को जान रहे हैं कि सारा खेल जो रचा जा रहा है वो राहुल गांधी को प्रताड़ित करने के लिए, उनको फंसाए रखने के लिए। तो उसके दो काम होते हैं। एक तो यह है कि राहुल गांधी की नेगेटिव छवि को आप बनाए रखें। जो बार बार ये कहा जा रहा है वो गुजरात के हाई कोर्ट से लेकर के अमित मालवीय जैसे लोगों तक कि राहुल गांधी का आपराधिक इतिहास है। जो अभी गर्ग साहब ने कहा कि 116 बीजेपी के सांसदों का आपराधिक इतिहास है, क्या उसमें से एक भी किस्म का मुकदमा होगा राहुल गांधी पर? सावरकर के बारे में बोल दिया, नरेंद्र मोदी के बारे में बोल दिया, यही मुकदमे होंगे ना। अब उनको आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जो कठेरिया ने जो किया था उस तरह का कोई मुकदमा हो। तो राहुल गांधी की उस नकारात्मक छवि को लगातार आप बनाए रखें तो जनता को ये नहीं मालूम हो कि राहुल गांधी असल में है क्या। माने जनता की आंखों में धूल झोंकते रहना, उनको प्रताड़ित करना ताकि राहुल गांधी जो बुनियादी सवाल है वो नहीं उठाए या कम अवसर उनको मिले। ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन राहुल गांधी ने सब कुछ तय कर लिया है। जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं बहुत सुनिश्चित हूं, मुझे क्या करना है। अब वो करना यह है कि इस देश के लोगों के हित में, इस देश के लोगों के सवालों को पार्लियामेंट से लेकर के और सड़क तक उन्हें उठाना है, संघर्ष करना है। वे कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि इस देश के लोगों को राहत दिलाने के लिए राजनीति में है, सियासत में है। और इस देश में जो हिंसा, नफरत, विभाजन का पूरा माहौल पैदा किया गया है, डर का माहौल पैदा किया गया है, उसको दूर करने के लिए वो व्यक्ति अपनी जान को जोखिम लगा करके भी सक्रिय है। ये राहुल गांधी का अपना लक्ष्य है जिसको लेकर के वो चल रहे हैं और हम लोग समझते हैं कि वो कामयाब होंगे। और यही कामयाबी नरेंद्र मोदी की जो कथित बादशाहत है उसको वो खत्म करेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, क्या राहुल गांधी को जो राहत मिली है उससे कांग्रेस के अंदर कितना आप देख रहे हैं उत्साहवर्धन, कितना आपको दिखाई देता है? और उसके बाद जिस तैयारी की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि ये तैयारी सिर्फ राहुल गांधी को सदन में वापस लाने की नहीं बल्कि इंडिया को मजबूत करने की भी दिखाई दे रही है। और देखिए उसके बाद से राहुल गांधी की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आता है उसके बाद से तमाम इंडिया के जो गठबंधन के जो दल हैं उसके प्रमुख नेताओं के ट्वीट्स आए बधाई के। तो ये कहीं ना कहीं एक मायने तो रखता है कि हाँ, राहुल गांधी इनके सेंटर पॉइंट में हैं। कैसे देखते हैं आप? जी राजीव जी, देखिए इस फैसले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो खुशी दिखी है और राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट है, दोनों में एक बारीक फर्क है। राहुल गांधी खुश नहीं दिख रहे हैं, संतुष्ट दिख रहे हैं। और इस भाव में उनके स्टेटमेंट को अगर एनालाइज करें तो वो एक डोर खोले हुए हैं कि कल को अगर ये फैसला हमारे अगेंस्ट भी जाता है तो भी क्या, या तब क्या मातम मनाएंगे? नहीं। यहीं पर मैं ध्यान खींचना चाहता हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ता हो या इंडिया गठबंधन हो, इनको तो इसको खुशी और गम में जिससे जोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो फैसला है, राहुल गांधी ने कंटेंट क्या बोला, उनके कंटेंट में क्या कमी थी, वो सही था या गलत था, यही तो अदालत में देखा जा रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कंटेंट से का जो मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेज, भाषा नहीं, वो कंटेंट का पॉलिटिकल मैसेज भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भाई भगोड़ों और भ्रष्टाचारियों को सरकारी संरक्षण की ओर इशारा है।
और इसको बताने के लिए, इसको बोलने के लिए अगर जेल भी जाना पड़ता है तो ये गम का मौका नहीं है, तब भी का मौका है। क्योंकि इस वजह से नहीं कि उनकी भाषा खराब हो गई इसलिए वो जेल जा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए जेल जा रहे हैं। इस बात को अगर सैद्धांतिक तौर पर पार्टी महसूस करेगी, गठबंधन महसूस करेगी, जो मुझे लगता है राहुल गांधी महसूस करते हैं, उनके स्टेटमेंट से साफ दिखता है वो कहीं खुशी नहीं मना रहे, वो तैयार है हर चीज के लिए। मैं इसको थोड़ा इस रूप में भी देखता हूं कि जैसे भगत सिंह ने असेंबली भवन में बम फेंका तो बहुत लोग ऐसा भी सोचते वो बम नहीं भी फेंक सकते थे, कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते, बम फेंकना तो गलत है, ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन भगत सिंह की सोच क्या थी कि नहीं, बम फेंकना बहरी सरकार को सुनाने के लिए जरूरी है और उसकी सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। तो सही और गलत को हम कहां से परखें? बहरी सरकार को सुनाना जरूरी है, यह सही है, कि बम फेंकना गलत है, यह सही है। उसी तरीके से राहुल गांधी ने जो शब्दावली चुनी, हो सकता है उससे सहमत हो, अदालत में उसको गलत मान दिया जाए, अदालत में उसको डेरोगेटरी मान लिया जाए। मैं उसके पक्ष विपक्ष में जा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि इसके बावजूद की भाषा जो हो, लेकिन राहुल गांधी ने अपने फायदे के लिए बयान नहीं दिए, राहुल गांधी ने किसी का अपमान करने के लिए ये बयान नहीं दिए, राहुल गांधी ने यह बयान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश के लिए यह बयान दिया है। तो इसके दुष्परिणाम अगर जेल के रूप में होता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, यह गम या शोक मनाने वाली बात नहीं हो सकती। इस धरातल पर जब तक कांग्रेस खड़ी नहीं होगी तब तक ये सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने आहत कर दिया, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। अदालत ने क्या राहत दी, क्या आहत दिया, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। ये लड़ाई जेल जाने से बचने की नहीं है। मैं फिर बोलता हूं, जैसे प्रशांत भूषण जी ने माफी मांग ली थी, प्रशांत भूषण जी ने माफी मांग ली थी, या 1 रुपए का जुर्माना देना था या जेल जाना था, ऐसा था, उन्होंने माफी मांग ली थी। लेकिन अगर, क्षमा कीजिए, माफी नहीं, वो जुर्माना भरा था, अगर वो उन्होंने जुर्माना भरने, हम उपाध्याय जी कुछ बोलना चाह रहे, करेक्ट करना चाह रहे, आप कर लीजिए प्लीज। अमलेंदु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अमलेंदु जी मुझे करेक्ट करना चाह रहे हैं प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूं जुर्माना भी नहीं दिया था। ठीक है, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं। प्रशांत भूषण जी का जो मामला था तो वो जेल नहीं गए थे। मुझे लगता है कि अगर वो जेल उनको जाना भी पड़ता तो वो उनका कॉज कमजोर नहीं होता। वो मुद्दा जो उठा रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन कोरोना काल में एक बाइक पर सवार होकर बिना हेलमेट के, वो भी संघ वालों की बाइक पर, वो भी महंगी बाइक पर, वो आईना था, वो गलत नहीं था। हमें सही बात सही परिप्रेक्ष्य में बोलनी पड़ेगी, इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है, अदालत की कसौटी पर हम गलत हो सकते हैं, लेकिन नेतृत्वकर्ता सिस्टम को ठीक करने के लिए खड़ा होता है। अदालतें तो बनी बनाई व्यवस्था के हिसाब से चलती है, नेतृत्व हमेशा व्यवस्था बनाता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो राहुल गांधी ने जो रास्ता चुना है वो रास्ता बिल्कुल सत्य का मार्ग है, इसलिए वो सत्य पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, सही गलत पर, किसी फैसले के सही गलत पर नहीं जोर दे रहे हैं, सत्य पर जोर दे रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन भी, आज देखिए लालू प्रसाद यादव जी के पास फैसले के तुरंत बाद जाना, यह बहुत बड़ा साहस का काम है। कोई भी नेता इस तरीके से एक कन्विक्टेड पर्सन के पास नहीं जाएगा इस फैसले के बाद, लेकिन वो जा रहे हैं क्योंकि लालू यादव का कन्विक्शन एक तरफ है, लालू यादव का पॉलिटिकल करियर एक तरफ है, जिन्होंने कभी भी बीजेपी और संघ की राजनीति से समझौता नहीं किया, उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। लालू यादव के से जुड़े हुए केस में कई लोग बच गए, बरी हो गए, उसकी अलग एक व्याख्या है, लेकिन ये नहीं बचे, नहीं बरे हुए, एक ही चारा घोटाले में 4-5 अलग अलग मामले बना करके अलग अलग अदालतों से सजाएं दी गई, ये तो घोर अन्याय हुआ है। लेकिन चूंकि फैसला है अदालत का,
उंगली नहीं उठा सकते, हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम व्याख्या तो कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को राजनीतिक कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के कारण में एक ही मामले को 4 अलग अलग केस में बदल करके अलग अलग अदालतों में सजा दी गई है। तो इस बात को, पॉलिटिकल बात को राहुल गांधी समझ रहे हैं, उस सजा को नहीं देख रहे हैं कि वो कन्विक्टेड है क्या। जनता की नजर में आज भी लालू यादव हीरो हैं। इसी वजह से वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से राहत होने के बाद सबसे पहले लालू प्रसाद जी के पास जाते हैं। हालांकि वो पहले से ऑर्गेनाइज था, लेकिन फिर भी तो इस तरीके से अगर पॉलिटिकल मायने हम देखें तो राहुल गांधी एक लाइन और थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि जब 2019 में राहुल गांधी बोल रहे थे वो भाषण मोदी सरनेम वाला, उस वक्त वो पप्पू बोल करके बहुत ज्यादा चर्चा में थे। लोगों ने पेंट कर दिया था कि पप्पू हैं, लेकिन आज हम कह रहे हैं आज वो राजनीति का वो पप्पू राजनीति का पप्पा बन चुका है, राजनीति का पापा बन चुका है। और उनसे डर रहे हैं लोग जो आज खुद पप्पू हो गए, वो डर रहे हैं। राहुल गांधी अयोग्य हो गए तो आज योग्य हो गए। जिन लोगों ने उनको अयोग्य बताया, आज वो जिन लोगों ने उनको आज योग्य बनाया है, वो सोचें कि पहले जिन्होंने उनको अयोग्य बनाया था उनको आज क्या कहा जाए। योग्यता और अयोग्यता का भी तो है, ये एक सवाल है, बड़ा सवाल है। जुडिशरी में चर्चा होनी चाहिए कि राहुल गांधी को जिन्होंने अयोग्य बनाया वो आज कहाँ है। तो मैं इस बात को यहीं पर खत्म करता हूं, लेकिन राहुल गांधी सही की तरफ है। इंडिया का मनोबल बढ़ा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, लेकिन उनको सैद्धांतिक आधार से जोड़ने की जरूरत है। जनता के बीच तथ्यों को ले जाने की भी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी में, देसी भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में इस राजनीतिक द्वंद्व को ले जाना पड़ेगा जनता के बीच में। ये वक्त की आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रेम कुमार जी, सही कह रहे हैं आप। और आना चाहता हूँ गर्ग साहब आपके पास। गर्ग साहब, कुछ बातें आप पहले कह रहे थे कि उसको अगले दौर में बोलूँगा, तो वो भी। दूसरा जो यहाँ प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, ज़रा उसको भी आपके ज़रिए आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि एक राजनीति में एक अपनी दिशा होती है, और उस दिशा में क्या राहुल गांधी चलते हुए आपको दिखाई देते हैं? राहुल गांधी जिस शांतचित्त, बिल्कुल गंभीर, कल 5-6 लाइन जो भी बोले और जो मुद्रा उनकी थी, वो साफ दिखाई दे रहा था कि वो बहक नहीं रहे हैं। बिल्कुल है, ठीक है, फैसला एक आया है, पक्ष में आया है फैसला, खुशी है। और वो उन्होंने जो सेकंड लास्ट लाइन जो कही है कि मुझे मालूम है कि मुझे आगे क्या करना है, इसके लिए इसको लेकर मैं बिल्कुल क्लियर हूं, ये क्या कहता है? अनम्यूट कर लीजिए गर्ग साहब प्लीज। मैंने पिछले सेशन में जो कहा था उसको मैं बाद में बोलूंगा, पहले जो नई बात है वो कहना चाहता हूं। लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल खान हैं, उनको वहां की एक मर्डर के मामले में सेशन कोर्ट ने 10 साल की सजा दी थी। वो सजा के खिलाफ, वो सजा हुई उसके जनवरी में इसी साल, और सजा के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की। 11 जनवरी को सेशन की कोर्ट से उनको 10 साल की सजा हुई। उसके बाद उनकी सदस्यता 2 दिन बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया लोकसभा सेक्रेटरीट ने। वो केरल हाई कोर्ट गए और 25 जनवरी को केरल हाई कोर्ट ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन, उनकी सजा पर स्टे कर दिया। देखिए आप, मर्डर का केस है, 10 साल की सजा है, जुर्माना भी है 1 लाख रुपए का, केरल हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। उनका डिस्क्वालिफिकेशन 2 महीने तक रद्द नहीं हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट के फैसले की अवमानना का मामला लेकर मार्च में, और इस बीच कई बार उन्होंने लोकसभा सेक्रेटरीट से अपील की, स्पीकर से मिले, कुछ नहीं हुआ।
ये इसी साल का किस्सा है। इसमें हमको क्या निकालना चाहिए वो सोचने की बात है, और राहुल गांधी क्या समझते हैं चीजों को ये समझने की बात है कि हम क्या देश समझता है या हम समझते हैं कि राहुल गांधी और हमारी समझ एक स्तर पर है क्या, समान स्तर पर है क्या चीजों को। आप उनका वीडियो देखिए जरा और सुनिए कि आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड कह के वो इस तरह से अपनी गर्दन एक सेकंड के लिए झुका लेते हैं, जैसे कि वो कहीं अपने अंदर चले गए हैं। कि वो कुछ कहते कहते रुक गए हैं कि वो उनको पता है क्या करना है। राहुल गांधी को पता है क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सत्ता से डिटेच कर लिया है। और हम लोग पूरी की पूरी जो डिबेट है हमारी या देश की जो डिबेट है वो सत्ता के संदर्भ में है। एक पार्टी को, एक आदमी को डिसलॉज करने के संदर्भ में है, और हम राहुल गांधी की लड़ाई वो नहीं है। ये एक हम लोगों की अप्रोच में बुनियादी फर्क है। बिल्कुल। सरकार को कोड़ी भर चिंता नहीं है कि आप क्या सोचते हैं। जो मैसेज है वो ये है कि मतलब मैसेज ये है कि राहुल के भाषण की तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो एक्सपंज करना चाहती है। मैं स्पीकर और लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहा हूं। और वो ये चाहती है, जो इरादा दिखता है, कि आप फिर से सुप्रीम कोर्ट जाइए। हमने जैसे लक्षद्वीप के मोहम्मद फैजल खान को 2 महीने इंतजार करवाया, तो हम आप में और मोहम्मद फैजल खान में कोई फर्क नहीं करते हैं। हमारे लिए सारे सांसद एक जैसे। मोहम्मद फैजल खान भी कई बार मिले स्पीकर से, सेक्रेटरीट से, उनको भी यही कहा गया फाइल चल रही है, कर रहे हैं। और अंत में फिर वो उन्होंने लखनऊ के एक वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में डिफेमेशन का मामला लगाया। ये गंभीर मामला है राजीव जी, ये इजी मामला नहीं है, क्योंकि इजी होता तो इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उधर लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से सूचना जारी हो जाती है कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन रद्द किया जाता है। इसमें जेस्चर की बात थी, और वो जेस्चर राहुल गांधी के प्रति नहीं था, वो इस चीज के प्रति था कि हमको देश में डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं और हम डेमोक्रेसी चाहते हैं। बिल्कुल। जब आप डेमोक्रेसी चाहते ही नहीं है तो जेस्चर की बात कहां होती है। तो आप सोमवार को जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, मंगलवार को जाइए, और सरकार निश्चिंत है, उस सरकार को चिंता नहीं है। सरकार के हाथ में मूंगफली का एक बैग है और वो मूंगफली छील रही है, उसको बहुत फुर्सत है। आप चिंता कीजिए लोकतंत्र की, सरकार को चिंता नहीं है। तो मामला यह है कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी विरुद्ध जुडिशरी, अपोजिशन और जनता,
अमित मालवीय की लोकस स्टेंडाई क्या है? आपने कहा बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। बीजेपी में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज काम कर रही हैं, सत्ताएं, संवैधानिक संस्थाएं, व्यक्ति अब सक्रिय हो गए। हमको सिर्फ मोदी से नहीं डरना है, अमित शाह से नहीं डरना, हमको अब अमित मालवीय से भी डरना है। अमित शाह ही नहीं, अमित मालवीय से भी डरना है। तो जो संविधान से ऊपर, संविधान से अलग जो संस्थाएं, व्यक्ति, इंस्टीट्यूशंस जो खड़े हो रहे हैं, ये वो मामला है। ये अगर वो होना होता तो उसी तत्काल हो जाता। होना होता तो अधीर रंजन के एक फोन पर हो जाता, अधीर रंजन की चिट्ठी के बाद हो जाता। स्पीकर खुद अधीर रंजन को फोन करके कहते कि आप आइए एक फॉर्मेलिटी के लिए। जी, हम लोगों को क्या है, हम बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी में यकीन, मतलब इस सरकार जिस चीज को डेमोक्रेसी मानती है उसमें यकीन कर रहे हैं। हमारी डेमोक्रेसी और सरकार की डेमोक्रेसी में फर्क है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो भारत की जो विपक्ष की राजनीति है राजीव जी, उसकी कमान भी अब डबल इंजन की बनाना पड़ेगी। या 4 इंजन जोड़ लगाना पड़ेगा। जी, राहुल गांधी अब संत पुरुष हो गए हैं। नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए उनका ही चेहरा कोई विपक्ष में चाहिए। डेमोक्रेटिक चेहरा होगा वो। पर ये राहुल गांधी जो सौम्य व्यक्तित्व हैं, वो जो अपने अंदर चले जाते हैं, 2-2 मिनट में गर्दन अंदर करके कहीं घुस जाते हैं अपनी आत्मा में। मैं कल कहीं कह रहा था कि मैंने चूंकि जयप्रकाश जी के साथ काम किया है बहुत, जी, 72 से लगा के 1972 से 1977 तक किया है। उनको बहुत अच्छे से मैंने देखा और आत्मसात किया है। ये आदमी जो राहुल गांधी है, वो लगभग, वैसे तो हो नहीं सकते, वो जयप्रकाश तो दुनिया में एक ही हो सकता है, दुनिया में क्या विश्व में, पर ये अपने अंदर कुछ वो जयप्रकाश की आत्मा और महात्मा गांधी की आत्मा का कुछ अंश ले रहे हैं। ये क्रूर राजनीति की तरफ जा रहे हैं जो भारतीय राजनीति, जो हमारे शासक हैं। अब मैं आखिरी बात कह दूं कि 2013 के सितंबर में राहुल गांधी ने उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा था सार्वजनिक रूप से दिल्ली में, जब मनमोहन सिंह विदेश यात्रा पे थे। यूपीए गवर्नमेंट के कैबिनेट का वह अप्रूव्ड ऑर्डिनेंस, जिसमें कन्विक्टेड जो एमएलएज एमपीज हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में के डिस्क्वालिफिकेशन को समाप्त करने वाला था। जी, राहुल गांधी ने अपना जेल जाने का और अपनी सजा का इंतजाम 2013 में कर लिया था,
और तब उन्होंने चिंता नहीं की थी कि ये यूपीए की गवर्नमेंट बैसाखियों पर टिकी हुई है और इसके कई सांसदों के ऊपर आपराधिक प्रकरण हैं, और उनके इस कदम से और उनके कन्विक्शन से उनकी सदस्यता जा सकती है। उन्होंने चिंता नहीं की 10 साल पहले। आप उनसे राहुल गांधी से अपेक्षा ये कर रहे हैं कि वो आज उसकी चिंता करें, वो नहीं करेंगे। आपके पास समय हो तो मैं 2 मिनट पढ़ के सुना दूं राहुल गांधी ने क्या कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, पार्टी के मीडिया सेल के प्रमुख अजय माकन ने मुझे पार्टी लाइन बताई है। हर किसी ने बताई होगी, कांग्रेस भी बताएगी, भाजपा भी बताएगी, लेकिन मैं अब आपको अपनी राय बताता हूं। यह अध्यादेश बिल्कुल बकवास है, इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। यह मेरी निजी राय है। मेरी पार्टी ने मुझे बताया है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पर राजनीतिक सहमति है। इस पर बीजेपी की भी सहमति थी, आप ये ध्यान रखिएगा, सारे दलों की, क्योंकि सबके जो सांसद एमएलए थे उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण चल रहे थे। मैं अभी टाइम नहीं तो मैं गुजरात में कितने लोगों के खिलाफ चल रहे थे और अमित शाह उसमें थे कि नहीं और कौन कौन थे वो बाद में बताऊंगा, कभी टाइम मिलेगा या किसी और डिबेट में। जी बिल्कुल। इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने कहा इस पर सब, हर कोई ऐसा करता है। राहुल गांधी, कांग्रेस ऐसा करती है, भाजपा ऐसा करती है, समाजवादी पार्टी ऐसा करती है, जदयू ऐसा करती है। यह समय इस तरह की बेवकूफी को रोकने का है। इस देश में आप भ्रष्टाचार से संघर्ष करना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भाजपा। हम इस तरह के छोटे छोटे समझौते करना जारी नहीं रख सकते, क्योंकि हम अगर इस तरह के छोटे छोटे समझौते करेंगे तो फिर हर जगह समझौते करने लगेंगे। मेरी रुचि इसमें है कि कांग्रेस क्या कर रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है। जहां तक इस अध्यादेश की बात है तो हमारी सरकार ने जो कुछ किया है वो गलत है, और उसके बाद उन्होंने उस अध्यादेश की प्रति को फाड़ दिया था। और बीजेपी की रिएक्शन ये थी, रविशंकर प्रसाद की, टाइम नहीं तो मैं सवाल देता जी, प्लीज कि उन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री का strongly condemning Rahul Gandhi, calling the ordinance to protect MPs and MLAs complete nonsense. BJP on Saturday hit out at the Congress Vice President for disrespecting the office of Prime Minister. We always criticize you. PM को कह रहे हैं, मनमोहन सिंह को, रविशंकर प्रसाद. We always criticize you, PM, but will never cross the level of civility in addressing you. If the PM has any respect left, he should resign. ये रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के द्वारा ऑर्डिनेंस की प्रति फाड़े जाने पर अपनी प्रतिक्रिया की थी, और इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने आगे भी की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि PM was shamed by राहुल गांधी बिफोर मीटिंग बराक ओबामा। मतलब ये जब ये राहुल गांधी कर रहे थे तब अमेरिका में रात थी और मनमोहन सिंह सोए हुए थे होटल में, और सुबह बराक ओबामा से मिलने जाने वाले थे। हम जिस दल से लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी, उनको पता है राजीव जी कि किससे लड़ रहे हैं वो। ये तो आपको और हमको नहीं पता है। मैंने आपकी एक डिबेट में कहा था कि देश ने राहुल गांधी को पहचानने में देरी की है, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल याद है, बिल्कुल। और वो जो मैंने कहा था उसके कितने हिट्स हैं आप ही ने मुझे बताया था। जी, काफी वायरल हुआ आपका वो वीडियो। जी बिल्कुल। तो इसलिए हमको, मैं प्रेम कुमार जी की बात से सहमत हूं, वो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं कई बार कह चुका हूं
राहुल गांधी ने अपने आप को कांग्रेस से भी डिटेच कर लिया है। वो देश के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस का एक प्लेटफॉर्म के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए उनका एम्बिशन, उनकी विजन, उनकी दृष्टि, वो सब अलग है। और वो दृष्टि, वो विजन, वो जो कांग्रेस के प्रवक्ता गोदी मीडिया पर बोलते हैं, उससे अलग है। सुरजेवाला से अलग है, और तमाम जितने श्रीनेत से अलग हैं, और अलका लांबा, मतलब तमाम लोगों से अलग है। क्योंकि उनकी विजन को पकड़ने के लिए बहुत सफर करना पड़ेगा, और वो सफरिंग राहुल गांधी ने अपने परिवार में 2 लोगों की शहादत में देखी है। बिल्कुल। तो इसलिए हमको एक जो पर्सपेक्टिव है अपना चीजों को पेश करने का, या देखने का, या एनालाइज करने का, वो थोड़ा सा मैं खुद सोचने लगा हूं कि मैं क्या राहुल गांधी को और तमाम विपक्षी नेताओं के एट पार मुझे सोचकर बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो स्टैंड अलोन है, जिसको कहते हैं एक जो शख्सियत है, और इसलिए उनका जो इतना सम्मान इस समय देश में, आप देखिए ना कि वो उस आदमी ने सूरत की सेशन कोर्ट से लगा के 4 अगस्त तक, मतलब मार्च से लगा के अभी तक 4 महीने किस तनाव में रहा होगा वो आदमी। एक के बाद एक अदालत उसको वो कर रही है, खारिज कर रही है उनके अपील को, 100 पेज की जजमेंट लिख रही है, नसीहत दे रही है उनको। वो आदमी तनाव में नहीं गया, डिप्रेशन में नहीं गया, अपने आप को उसने मजबूत काठी का बना के रखा, और देश को भी दिलासा देता रहा कि डरो मत। यही कारण है कि बीजेपी उनको फेस करने से डर रही है, ये और कोई कारण नहीं। कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है लोकसभा में कांग्रेस की, उससे डरा जाए। पर एक आदमी अगर इतनी बड़ी हुकूमत को डरा सकता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को कैसे डराया होगा। कल्पना कर सकते हैं आप। यह जयप्रकाश नारायण ने उस समय की जो हुकूमत थी कांग्रेस की, उसको कैसे डराया होगा। तो इसलिए हमको भरोसा रखना चाहिए। और मैंने जैसे कहा है कि अब एक इंजन की विपक्ष से काम नहीं चलेगा, 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन जब तक नहीं होंगे, तब तक विपक्ष की गाड़ी जो है इस चढ़ाई पर चढ़ेगी नहीं। पर इतना ही कहना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार ढंग से आपने विश्लेषण आपका रहा, और बहुत सारी बातें हैं, और खासकर देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, राहुल गांधी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है। जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूँ विजय शंकर सिंह जी आपके पास। सिंह साहब, किस दिशा में जाते हुए राजनीति को देख रहे हैं? राहुल गांधी के पैरेलल चलती हुई राजनीति जो बात यहाँ हो रही है, उसमें एक राजनीति जो राहुल गांधी कर रहे हैं और एक राजनीति जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ सब कुछ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके हाथ में सत्ता है, और सत्ता है तो लोकतंत्र कभी बंद होता है, लोकतंत्र कभी खुल जाता है। किसी के लिए दरवाजे बंद होते हैं, किसी के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। और यहाँ अब परसों से, सोमवार से एक अलग तरह की राजनीति भी शायद हम देखेंगे, जहाँ लक्षद्वीप की भी कहानी शायद नज़र आए, और हो सकता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हों। लेकिन इन सब के बीच एक तैयारी जो कांग्रेस की दिखाई दे रही है, वो एक अलग तरह की तैयारी है। कांग्रेस ना कहें तो राहुल गांधी की तैयारी की तो बात कह ही सकते हैं कि राहुल एक अलग राह पर दिखाई दे रहे हैं। क्या सच कह रहा हूं मैं? बिल्कुल, राहुल गांधी की तैयारी की ही बात करें, और सोनकर जी ने बड़ा सही तरीके से
इनकी व्याख्या कर दी कि राहुल गांधी कांग्रेस से अलग हटके उनको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, कभी कभी इतिहास पढ़िए तो महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्यता से 1924 में छोड़ चुके थे, वो हट चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मृत्यु तक जो उन्होंने चाहा कांग्रेस में वही हुआ। कांग्रेस की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनके विरोध में खड़ी हो सके या उनको इनकार कर दे। ऐसा इसलिए था कि एक व्यापक जन समर्थन था, जनता का भरोसा कांग्रेस पे नहीं था उतना जितना गांधी पर था, और वही स्थिति में राहुल गांधी धीरे धीरे आते दिख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला चरण शुरू हुआ था और 4000 किलोमीटर के बाद जिसका समापन बर्फ के बीच में श्रीनगर में हुआ है, उसने इस बात को साबित कर दिया है कि इस देश की जनता की मूल इच्छा लोकतांत्रिक परिवेश में जीने की, तानाशाही नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप देखिए, सन 71 में इंदिरा गांधी जीत के आई थी, बहुत ज्यादा सीटें जीत के आई थी, तमाम बड़े विरोधी दल उनके खिलाफ खड़े हुए थे। संगठन कांग्रेस खड़ी थी, संसोपा खड़ी थी, भारतीय जनसंघ खड़ी थी, स्वतंत्र पार्टी खड़ी थी। आज स्वतंत्र पार्टी का कहीं पता नहीं है। कांग्रेस संगठन दल धीरे धीरे इंदिरा कांग्रेस में समा गया, भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में मिली और फिर अलग हटके भारतीय जनता पार्टी बन गई। जनता पार्टी में मिली, फिर अलग हटके भारतीय जनता पार्टी बन गई। ऐसी स्थिति इसलिए हुई कि जनता का समर्थन इंदिरा गांधी की तरफ था और जबरदस्त समर्थन था, और इसी इंदिरा गांधी को 77 में इसी जनता ने फिर जमीन दिखा दी, क्योंकि उसे लगा कि ये तो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ खड़ी है। तो जनता इस समय बिल्कुल सतर्क है, वो जानती है कि अगर लोकतंत्र जिंदा रहा तो उसकी इच्छाएं पूरी होंगी, उसकी अपेक्षाएं पूरी होंगी। वो किसी भी तानाशाही शासन में नहीं जीना चाहती। राहुल गांधी ने पब्लिक इस नब्ज को पकड़ लिया है, और ये तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन उन्होंने घोषणा की थी कि ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लड़ाई सत्ता पाने की नहीं, ये लड़ाई विचारधारा की है। और एक तरफ लोकतंत्र के प्रति समर्पित, गांधी के प्रति समर्पित, लोकशाही के प्रति समर्पित कांग्रेस की 125 साल से भी अधिक लंबी विचारधारा है, और दूसरी तरफ जो है एक फासिस्ट विचारधारा के रूप में यहाँ आई हुई आरएसएस की विचारधारा है। इन दोनों विचारधाराओं के बीच लड़ाई में हमेशा आप पाइएगा कि आइडिया ऑफ इंडिया की विचारधारा जीतती है, उसको बांटने की विचारधारा नहीं जीतती। पाकिस्तान बंटने के बावजूद भी, सावरकर के तमाम कोशिशों के बावजूद भी कहीं भी वो खड़े नहीं दिखाई दे पाए। कांग्रेस ने उनको झटक दिया था, उनकी स्थिति नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। विपक्षी गठबंधन अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस का अपनी आइडियोलॉजी के प्रति और सचेत होना, उसको जम के उससे आगे पकड़ लेना, आगे बढ़ना, ये एक शुभ संकेत है, और हमें तो अच्छे भविष्य की उम्मीद है। अच्छा होगा जी, जो होगा सो अच्छा होगा। बेहतर कल की उम्मीद में आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रवणगर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विजय शंकर सिंह जी आपको, प्रेम कुमार जी, प्रोफेसर रविकांत जी, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी और रामलेंदु उपाध्याय जी, आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार चर्चा, बहुत सारी बातें, बहुत सारे आयाम।